हेलो बच्चों, अपने रिडॉक्स के अंदर कल पढ़ रहे थे, अपन लास्ट क्लास के अंदर पढ़ा था कि ऑक्सीकरण अंक ज्ञात करने के नियम। ठीक है ना। लास्ट नियम हमने देखा था कि ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण अंक निकालना। ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण अंक निकालने के लिए हम कुछ बात कर चुके थे कि ऑक्साइड के अंदर हमेशा -2 होगा, परऑक्साइड में हमेशा कितना होगा -1 होगा, सुपर ऑक्साइड में कितना होगा -½ होगा। ठीक है ना। और हमने देखा कि जब ऑक्सीजन है वो फ्लोरीन के साथ जुड़ा हुआ होगा तो हमेशा ही प्लस आएगा। ठीक है। अब हम नेक्स्ट रूल देखते हैं। नेक्स्ट रूल देखते हैं हैलोजन तत्व। हैलोजन तत्व, ठीक है ना। तो नेक्स्ट रूल हम देखते हैं हैलोजन तत्व है X2 अवस्था में। जब सारे के सारे हैलोजन X2 अवस्था में हो, मतलब X2 बोले तो F2, Cl2, Br2 और I2। इस अवस्था के अंदर इनका ऑक्सीकरण अंक है, ऑक्सीकरण अंक है वो 0 होता है। क्या होता है? 0 होता है। ठीक है बच्चों। और फिर हम बात करें कि जब ये जो हैलोजन है वो हैलाइड बनाए, क्या बनाए? हैलाइड अवस्था में, हैलाइड अवस्था में। हैलाइड होता है X-। जब ये X- में होंगे तो इनका ऑक्सीकरण अंक होगा -1। क्या होगा बच्चों? ऑक्सीकरण होगा -1। जैसे F-, Cl-, Br- और I-। ये सारे हैलाइड है। जब भी हैलोजन तत्व हैलाइड अवस्था में होंगे, कैसे? फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, तो इनका ऑक्सीकरण अंक होगा हमेशा -1। ठीक है। अब लिखो इसको। नेक्स्ट, अब देखो हैलाइड है, ठीक है ना। हैलोजन है, जो हैलाइड है। अब हैलोजन के अंदर क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है, ये सारे यौगिक बनाएंगे। तो यौगिक अवस्था में, यौगिक अवस्था में ऑक्सीकरण अंक, अब इनकी ऑक्सीकरण अंक है, इसकी जो परास है, रेंज है, परास वो कहाँ होगी? -1 से लेकर +7 तक। ठीक है ना। मतलब ये -1 से लेकर +7 तक दिखा सकते हैं, लेकिन इनमें एकमात्र फ्लोरीन ऐसा है जो हमेशा ही -1 दिखाएगा। ठीक है ना। तो यौगिक अवस्था में इनका ऑक्सीकरण अंक है, उसकी जो परास है वो -1 से +7 तक होती है। ठीक है ना। फ्लोरीन अपने यौगिकों में, अपने यौगिकों में हमेशा -1 ऑक्सीकरण अंक रखता है या दर्शाता है, कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है ना। और फ्लोरीन के अलावा बाकी जो बचे, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये -1 से लेकर +7 तक कुछ भी दिखा सकते हैं। ठीक है बच्चों, ये नियम है, लिखो आप इसको। अब अपन बात करते हैं हाइड्रोजन की, कि हाइड्रोजन क्या कुछ रहेगा। तो हाइड्रोजन है वो धातु के साथ भी जुड़ा हो सकता है और अधातु के साथ। जब वो धातु के साथ जुड़ता है तो हमेशा हाइड्रोजन है उसका ऑक्सीकरण अंक होता है -1, और जब वो अधातु के साथ जुड़ता है तो +1। तो लिखो नेक्स्ट, हाइड्रोजन। H2 अवस्था में ऑक्सीकरण अंक क्या होता है? 0। क्या होता है बच्चों? 0। नेक्स्ट हम बात करें B नंबर, क्या? धातु के साथ जुड़ा होने पर, जब कभी भी हाइड्रोजन धातु के साथ जुड़ा होगा तो इसका ऑक्सीकरण अंक है वो होगा हमेशा -1। कितना होगा? -1। जैसे हम बात करें लिथियम हाइड्राइड, सोडियम हाइड्राइड, यह हाइड्राइड है, कैल्शियम हाइड्राइड CaH2, ठीक है ना, आदि।
जब कभी भी जो हाइड्रोजन है वो धातु के साथ जुड़ा होगा तो यहाँ पर इसका ऑक्सीकरण अंक होता है -1। कितना होता है? -1। और ये कौन होगी? लिथियम। लिथियम क्या है? धातु। हमने कल ही पढ़ा था लिथियम कौन से ग्रुप की तत्व है? फर्स्ट ग्रुप की, क्षारीय धातु। और क्षारीय धातुओं का ऑक्सीकरण अंक होता है वो +1 होता है। तो इसका कितना हो गया? -1। तो इसका कितना हो गया बच्चों? +1। ठीक है। अब नेक्स्ट, अधातु के साथ जुड़ा हो। जब अधातु के साथ जुड़ेगा तो इसका ऑक्सीकरण कितना होगा? हमेशा प्लस में होगा। अधातु के साथ जुड़ा होने पर ऑक्सीकरण अंक है वो कितना आएगा बच्चों? +1। जैसे हम बात करें CH4 NH3 H2O HF, यहाँ पर जो हाइड्रोजन है वो अधातु के साथ जुड़ा हुआ है। कार्बन क्या है बच्चों? अधातु। नाइट्रोजन क्या है? ये तो कार्बन अधातु, नाइट्रोजन अधातु, ऑक्सीजन अधातु, और फ्लोरीन भी क्या है? अधातु। जब कभी भी हाइड्रोजन अधातुओं के साथ जुड़ा होगा तो इसका ऑक्सीकरण हमेशा क्या होगा? +1 होगा। ठीक है। तो यहाँ हम बात करें तो यहाँ हाइड्रोजन कितना ऑक्सीकरण है? +1। यहाँ भी कितना है इसका बच्चों? +1। यहाँ भी कितना है? +1। और यहाँ भी कितना है हाइड्रोजन का? +1। जब कभी भी अधातुओं के साथ जुड़ा होगा तो +1, धातुओं के साथ जुड़ा होगा तो -1, और H2 अवस्था में कितना है? 0। ठीक है। जब अधातु के साथ जुड़ता है तो जो यौगिक बनते हैं उनको बोलते हैं हाइड्राइड। क्या बोलते हैं? हाइड्राइड। ठीक है बच्चों, लिखो इसको भी आप। अब देखो बच्चों, अब ये धातु अधातु आपस में मिलते हैं, परमाणु वगैरह मिलते हैं, यौगिक बनाते समय उनके बीच बंध कैसा होगा, है ना? बंध कैसा होगा? बंध के आधार पर हम कुछ तत्वों के ऑक्सीकरण अंक देखते हैं। कैसे बच्चों? नेक्स्ट, यौगिक में सहसंयोजक बंध उपस्थित हो तो। अब यौगिक में बंध कैसा है? सहसंयोजक। ठीक है ना? माना कोई भी यौगिक है उसमें 2 परमाणु हैं A और B, इनके बीच बंध बन रहा है तो ये बंध कैसा है? सहसंयोजक बंध है। ठीक है ना? यहाँ पर अपन ने माना EN क्या होती है बच्चों? विद्युत ऋणता। वो A की B की A से ज़्यादा है। B की क्या है? A से ज़्यादा है। ठीक है ना? अब यौगिक में सहसंयोजक बंध की उपस्थिति है और यौगिक के अंदर ये A और B के बीच बंध है। ये जो बंध है ये कैसा बंध है? सहसंयोजक बंध। कैसा बच्चों बंध? सहसंयोजक बंध। अब अपन को पता लगाना है कि जो सहसंयोजक बंध है उस बंध के उपस्थित होने पर किस तत्व पे कितना ऑक्सीकरण अंक आएगा। तो ये डिपेंड करता है इनकी EN के आधार पर। EN कितनी है? किसकी ज़्यादा है? B की। तो जिसकी भी EN ज़्यादा होती है उस पर आता है हमेशा ऋणात्मक, और जिसकी EN ज़्यादा होती है उस पर आता है जिसकी ज़्यादा होती है उस पर आता है ऋणात्मक, और जिसकी कम होती है उस पर आता है धनात्मक। ठीक है। अब वो धनात्मक और ऋणात्मक आवेश कितना होगा वो डिपेंड करता है इन दोनों परमाणुओं के बीच में उपस्थित बंध की प्रकृति पर। ठीक है ना? यदि सिंगल बंध है तो +1 -1 आएगा, डबल बॉन्ड है तो +2 -2 आएगा, ट्रिपल बॉन्ड है तो +3 -3 आएगा। कैसे सर? तो देखो अपन देखते हैं। देखो कैसा हो? एकल बंध हो। क्या हो? एकल बंध। ठीक है बच्चों। सिंगल बॉन्ड हो। क्या हो? सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड आ गया A और B के बीच में। ये देखो A और B के बीच में EN ज़्यादा किसकी? B की। तो सिंगल बॉन्ड है तो B पे आया -1, इस पे आएगा +1। ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल भी देख ले अपन। तो HCl आ गया। क्या आ गया बच्चों? HCl में देख लो बच्चों, सिंगल बॉन्ड है, Cl है, Cl की EN क्या होती है? हाइड्रोजन से ज़्यादा होती है। तो Cl पे कितना है? -1, तो हाइड्रोजन पे कितना आएगा बच्चों? +1। ठीक है। अब आया द्विबंध, डबल बॉन्ड।
डबल बॉन्ड में क्या बच्चों, ए और बी के बीच डबल बॉन्ड आ गया, ठीक है ना। तो डबल बॉन्ड में अभी देखो अपन ने देखा कि EN ज़्यादा किसकी डिसाइड की, अपन ने माना है कि बी की ज़्यादा है, और बीच में बॉन्ड कौन सा, डबल, तो इस पे आया -2, तो इस पे आ गया +2, ठीक है। इसका एग्जाम्पल अपन देख सकते हैं, एग्जाम्पल क्या, जैसे CO2 है, क्या बच्चों, CO2। अब CO2 के अंदर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में कैसा बंध होता है, द्विबंध। इधर भी देखो ऐसे, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच कैसा बंध है बच्चों, डबल बॉन्ड। अब कार्बन और ऑक्सीजन के अंदर EN ज़्यादा किसकी है, ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन पे कितना है बच्चों, -2, ठीक है ना। और कार्बन पे आया +2, ये तो इस बंध के कारण आ गया, ठीक है ना, कि इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड है और EN है वो ऑक्सीजन की ज़्यादा है, ठीक है ना। यहाँ EN किसकी ज़्यादा है, ऑक्सीजन की, हमें पता है। तो ऑक्सीजन पे क्या आया -2 और कार्बन पे क्या आया +2। अब ऐसा कैसा बंध इधर भी है, तो इस बंध के कारण भी देखो यहाँ डबल बॉन्ड है, तो इस ऑक्सीजन पे आएगा -2 और इस कार्बन पे आएगा +2। ओवरऑल कितना आ गया, तो इस कार्बन पर ओवरऑल चार्ज कितना आ गया, +4। कुल कितना आ गया बच्चों, +4। ये इसका ऑक्सीजन हो गया, ठीक है। अब ऐसे ही इनके बीच त्रिबंध आ जाए, ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, ट्रिपल बॉन्ड ए और बी के बीच, ठीक है बच्चों। तो ए पे क्या आया +3 और बी पे क्या आया -3। क्यों आया बच्चों, क्योंकि बी की EN क्या है, ज़्यादा है। जिसकी EN ज़्यादा होगी उस पर माइनस आवेश आएगा। अब वो माइनस आवेश कितना आएगा, वो उन दोनों के बीच के बंध की प्रकृति पर निर्भर करता है। यदि इन दोनों परमाणुओं के बीच सिंगल बंध है तो ज़्यादा वाले पर -1, कम वाले पर +1, ठीक है ना। डबल बॉन्ड है तो ज़्यादा EN वाले पर -2, कम वाले पर +2। ट्रिपल बॉन्ड है तो कम वाले पर +3 और ज़्यादा वाले पर -3। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन HCN। क्या ले लिया बच्चों, HCN। अब देखो यहाँ कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है ना। तो EN ज़्यादा किसकी होती है बच्चों, नाइट्रोजन की। किसकी होती है, नाइट्रोजन की। तो नाइट्रोजन पे आ गया -3 आवेश, कितना आ गया -3। तो कार्बन पे कितना आएगा +3, कितना आएगा बच्चों +3, ऐसे -3 +3। अब ये तो इस ट्रिपल बॉन्ड के कारण हो गया नहीं हो गया। अब बचा कौन सा, ये सिंगल बॉन्ड। तो इस सिंगल बॉन्ड के कारण देखें तो क्या होगा बच्चों, सिंगल बॉन्ड है और कार्बन और हाइड्रोजन के बीच है, और कार्बन और हाइड्रोजन में से कार्बन की EN ज़्यादा होती है, तो कार्बन पे आया -1 और हाइड्रोजन पे आया +1, ठीक है। अब देखो बच्चों यहाँ ओवरऑल चार्ज कितना आ गया, कार्बन पे कुल चार्ज कितना आ गया, +3 में से -1 गया, तो बचा कितना बच्चों +2। तो ओवरऑल चार्ज आया वो कार्बन पे कितना आया +2 आया, ठीक है ना। क्योंकि +3 तो किसके लिए आया, इस ट्रिपल बॉन्ड के कारण आया, और ये -1 है वो किसके कारण आया, वो इस सिंगल बॉन्ड के कारण आया। तो +3 -1 तो बचा कितना +2। तो ये +2 क्या है, ओवरऑल टोटल चार्ज या कुल ऑक्सीजन अंक है किसका, कार्बन का, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया यौगिक में सहज संयोजक बंध की उपस्थिति हो तो इस टाइप से हम पता लगा लेंगे कि उन दो परमाणुओं के बीच में बंध कैसा है। हमें कैसे पता चलेगा, जैसे संरचना है, संरचना से पता चलेगा। उस संरचना बनाओगे किसी भी अणु की तो उसमें आपको पता चलेगा कि इसमें दो परमाणुओं के बीच में सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, कैसा है, ठीक है ना। तो उससे आपको पता चल जाएगा। जैसे हम एग्जाम्पल लेंगे H2SO4 का, तो देखो बच्चों H2SO4। अब H2SO4 के अंदर अपन को संरचना देखनी है। क्या देखनी है, संरचना। तो HO डबल बॉन्ड OH, इस टाइप की कंडीशन आ गई, ठीक है बच्चों। अब देखो सल्फर है, इस सल्फर के ऊपर ऑक्सीजन है, कौन से बंध से जुड़ा हुआ है, डबल बॉन्ड से। सल्फर के नीचे है, यहाँ भी ऑक्सीजन है, कौन से बंध से जुड़ा हुआ है, डबल बॉन्ड से। सल्फर के बाएं और दाएं में भी देखो ऑक्सीजन है, लेकिन ये ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। किस जुड़ा बच्चों, सिंगल बॉन्ड से, ठीक है। अब अपन सल्फर का ऑक्सीजन अंक इस संरचना के आधार पर बता सकते हैं। कैसे बच्चों, देखो ऑक्सीजन पे कितना है -2, तो सल्फर पे कितना आया +2, इस बंध के कारण। ऐसा कैसा बंध नीचे भी है, तो इस पर कितना आया -2, इस पर कितना आया बच्चों +2, ठीक है। अब इधर देखो यहाँ सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड के कारण ऑक्सीजन पे कितना -1, सल्फर पे कितना +1। ऐसे ही इस बॉन्ड के कारण आ गया ऑक्सीजन पे -1,
और सल्फ़र पर +1। तो अब आप ओवरऑल देखो सल्फ़र पे चार्ज कितना आया। देखो बच्चों +1 और +3 +2 +3 हो गया, +3 और 1 +4 +4 और 2 +6। तो ओवरऑल चार्ज सल्फ़र पे कितना आ गया बच्चों +6। कितना आ गया +6। ठीक है। अब हम किस किस की संरचना बनाएं नहीं बनाएं, तो बिना संरचना भी हम ऑक्सीजन निकालना सीखेंगे। अब हम नेक्स्ट करेंगे क्या कि किसी भी यौगिक में किसी भी तत्व का ऑक्सीकरण निकालना। हम रूल पढ़ लिए हैं, रूल हमारे हो चुके हैं जो हमें काम में लेने थे। ठीक है ना। एक लास्ट बात बताता हूँ, कोई भी उदासीन परमाणु है, ठीक है ना, उदासीन परमाणुओं में जितने भी तत्व होते हैं उन सभी तत्वों के ऑक्सीकरण अंकों का योग है वो 0 के बराबर होता है। यदि किसी भी अणु में कोई चार्ज है तो जितना उसके ऊपर चार्ज होगा ना उतना ही सभी तत्वों के ऑक्सीकरण अंकों का योग है उस चार्ज के बराबर होगा। तो लिख लो लास्ट पॉइंट। ठीक है बच्चों, तो क्या लिखा हुआ है, किसी भी अणु में सभी तत्वों के ऑक्सीकरण अंकों का योग 0 के बराबर होता है। जैसे हम बात करें H2SO4 है, इस पे भी कोई चार्ज है क्या, नहीं चार्ज है। 3 तत्व है, हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन। इन सभी तत्वों के ऑक्सीकरण अंकों का योग है वो किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। ठीक है ना। और यदि कोई आवेशित स्पीसीज है तो क्या लिखेंगे, किसी आवेशित समूह में सभी तत्वों के ऑक्सीकरण अंकों का योग उस समूह पर उपस्थित आवेश के बराबर होता है। ठीक है बच्चों, कैसे, जैसे अपन ले लिया NO3-, ठीक है, तो इसमें तत्व कौन है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। इन दोनों तत्वों के ऑक्सीकरण अंकों का योग है वो किसके बराबर होगा, -1 के बराबर होगा। ठीक है, पहले अपन इसको देख लेते हैं। जैसे ये कोई आवेश है क्या, नहीं है। मान लिया इसमें हाइड्रोजन का ऑक्सीजन अंक है कितना, X प्लस सल्फर का मान लिया Y प्लस ऑक्सीजन का मान लिया Z। तो इन तीनों का योग है वो किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। ठीक है, इन तीनों का योग क्या होगा, 0 के बराबर। किसी भी अणु में जितने भी तत्व हैं उन तत्वों के ऑक्सीकरण अंकों का योग 0 के बराबर होता है। लेकिन ऐसे कोई आवेशित आ गया है ना, ये आवेशित स्पीसीज आ गई जैसे NO3, इस पर कितना आवेश है बच्चों, -1, और कितने तत्व है, 2। तो देखो यहाँ इसका मान लिया X और ऑक्सीजन का मान लिया Y। इन दोनों का योग है वो इस -1 के बराबर होगा हमेशा। ठीक है, ये बात सत्य है जो लिखवा दी है। ठीक है, अब हम कुछ यौगिकों के ऑक्सीकरण अंक निकालेंगे, उन यौगिकों में कुछ तत्वों के। ठीक है, कोई भी यौगिक दे दिया होगा, जैसे अपने पास में H2SO4 है, इसमें आपको सल्फर का ऑक्सीजन अंक पूछ ले तो निकालना पड़ेगा। NO3- है, इसमें नाइट्रोजन का ऑक्सीजन अंक है वो निकालना पड़ेगा। निकालने के जो रूल है वो हमने देख लिए हैं, इन रूलों का हम आगे पालना करेंगे और इन्हीं रूल्स को फॉलो करते हुए विभिन्न यौगिकों में कुछ तत्वों के ऑक्सीजन हम निकालना देखेंगे। ठीक है, ये भी लिख लो आप।